Hey guys, what's up? Welcome to the Madhu Chaudhary podcast. Today we have a big star of Bhojpuri cinema जो हमें थिएटर से फिल्म तक का सफ़र और नायक से खलनायक तक का सफ़र हमारे साथ शेयर करेंगे. सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर समर्थ चतुर्वेदी जी. नमस्कार सर. नमस्कार. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर. कैसे हैं सर आप? जी मैं बहुत अच्छा हूं और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूं. जी सर, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग से के गौरव सम्मान से सुशोभित हैं सर आप जी. और इतने हरफन मौला कलाकार हैं, तो थिएटर को आप इसमें कितना योगदान मानेंगे सर? देखिए, मैं आज जो कुछ भी हूं कहीं ना कहीं थिएटर के कारण ही हूँ. थिएटर कहीं ना कहीं कहा जाए तो अभिनय की प्राथमिक शाला या जननी वही होती है. और शुरुआती दौर में मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे स्वर्गीय सुश्री विभा मिश्रा जी, के.जी. त्रिवेदी जी, जो पिछले साल ही जिनका निधन हुआ, वो, और उसके साथ साथ भोपाल के तमाम वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशकों का सानिध्य मिला, उनका मार्गदर्शन मिला. तो कहीं ना कहीं शुरुआती जो शौक़ था वो जुनून, और जुनून कब व्यवसाय में बदल गया ये पता ही नहीं चला. तो रंगमंच का कहीं ना कहीं मेरे एक व्यक्तिगत अभिनय के उसमें बहुत बड़ा योगदान है, और शायद वही कारण है कि 16-17 साल के अंतराल के बाद मैं फिर से रंगमंच की तरफ आया हूँ. तो सर जनरली ऐसा होता नहीं है कि सब फिर से रंगमंच की तरफ आए, हमेशा रंगमंच से पलायन ही होता रहा है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ. बिल्कुल आपका कहना सही है. हुआ क्या था कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि शायद मैं भी यही सोच के गया था कि 16-17 साल जो मैं अपनी बाल्यावस्था से रंगमंच किया मैं तकरीबन सीख गया हूँ, और सीख के मैंने बम्बई जाके जैसे सब संघर्ष करते हैं वैसे ही संघर्ष किया. और संघर्ष करके जब एक छोटा मोटा मुकाम, जो भी एक पहचान बनी, और उस पहचान बनने के बाद कहीं ना कहीं एक अंदर खलिश तो रह ही जाती है कि आप जो कर रहे थे, जो एक क्या बोलना चाहिए, जीवंत सजीव आपको लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा था, वो शायद कहीं ना कहीं कमी थी. क्योंकि आप सिनेमा करते हैं, लोग बाग आपके मुंह पे कह देते हैं कि अरे आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी फलाना फिल्म देखी, या आपका वो एपिसोड देखा, आपने उसमें अच्छा काम किया. देखा और किया, और यहाँ एकदम से आपको तुरंत आपका प्रतिसाद मिलना है तालियों के द्वारा, या आपने बुरा काम किया तो गालियों के द्वारा. तो आलोचना और प्रशंसा दोनों आपको सजीव मिल रही है. तो पिछले साल फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक नाटक था जो संक्रमण काल लॉकडाउन के दौरान जिस पर चर्चा हुई थी, तो मुझे लगा कि चलो ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने वो नाटक का मराठी वर्जन बहुत साल पहले भोपाल में ही देखा था अपने वरिष्ठ रंगकर्मियों के द्वारा. कौन सा नाटक? पुरुष नाटक है, जयंत दलवी जी ने लिखा है. तो उसमें हमारे वरिष्ठ लोग करते थे, तब हम उसमें कोरस करते थे, क्योंकि मराठी नाटक में हिंदी भाषी, तो हम साथ में गए थे. तो वो कहीं, जब मुझे लगा कि इसका हिंदी रूपांतरण हो रहा है और मेरे सामने प्रस्ताव आया, तो फिर मैंने दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों में लिया कि नहीं, मैं करूँगा, जैसे भी होगा समय निकालूंगा, मैं करूँगा. तो अब फिर से, और जब किया पिछले साल 22 जनवरी और 22 जून 2 शो किए, और दोनों शो करने के बाद जो एक आशीर्वाद प्रतिसाद मिला और अंदर का एक कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली, तो मुझे लगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते. बहुत सुंदर बात है सर. सर जैसे आपने हिंदी भाषी का जिक्र किया, आप बेसिकली हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, तो भोजपुरी सिनेमा में जाना और वहाँ पे अपना जो है लोहा मनवाना तो कितना मुश्किल रहा सर? देखिए, मेरे साथ यहाँ भी कहीं ना कहीं रंगकर्म ही काम आया. जहाँ आप रंगकर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कल्पना शक्ति और आपकी मेमोरी थोड़ी सी सुदृढ़ और मजबूत हो जाती है. मेरी पहली फिल्म थी परदेसी के माया छत्तीसगढ़ी, जो वहाँ की प्लेटिनम जुबली फिल्म, हिट फिल्म है 2001 में. मैं उसमें बतौर नायक काम कर रहा था. अब भोपाल के रहने वाले को छत्तीसगढ़ी भाषा भी नहीं आती, लेकिन संवादों को रट के, उनका मतलब समझ के वो संवाद अदायगी करी. जब वो हुआ तो मन में एक विश्वास हुआ कि हाँ, कुछ मैं कर सकता हूँ.
मैं बॉम्बे पहुंचा तो बॉम्बे बिल्कुल पिताजी से 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचा था, और बिल्कुल फिल्मी कहानी है कि 11वें महीने में मुझे फिल्म मिली है। अच्छा। और 11वें महीने में जब फिल्म मिली तो आरा के जितेंद्र सुमन जी थे, जो हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर थे। उन्होंने सुजीत कुमार जी, जो हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े लीजेंडरी कलाकार हैं, आराधना, अमर प्रेम, इन सब में वो भोजपुरी के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं, वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। तो मेरे गॉडफादर तो एक तरीके से वही हैं। बलमा बड़ा नादान फिल्म का नाम था, और उसमें मेरी हीरोइन थी रश्मि देसाई, जो अब रश्मि है, तब वो दिव्या देसाई होती थी। मैं गया, मैंने जाके उनसे मिला और मैं मिलके चला आया। मुझे नहीं मालूम था कि क्या हुआ, ये साक्षात्कार जो इशारों वाला साक्षात्कार था, ये क्या हुआ। 7 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि आप भोजपुरी कर रहे हैं, और ये मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो बोले छत्तीसगढ़ी भी नहीं जानते थे ना, कर ली ना, ये भी कर लोगे। अब वहाँ मेरा सौभाग्य था कि मेरे साथ सुजीत कुमार जी, वो बनारस के हैं, वो मुझे मार्गदर्शन देते थे। हाँ, मेरे साथ एक अच्छा ये था कि दिव्या रश्मि देसाई वो गुजरात बेल्ट की, मैं भोपाल हिंदी बेल्ट का, हम दो एक ही नाव पे सवार थे। तो हम लोगों की एक तरीके से ट्यूशन हो जाती थी। और ट्यूशन लेने वाली भी कौन? माधुरी मिश्रा जी, जो लीला मिश्रा जी शोले की मौसी, उनकी बेटी। अच्छा। तो वो भी बनारस की हैं। तो कहीं ना कहीं एक वरिष्ठ लोगों का सानिध्य, छत्र छाया मिली, सीखते चले गए। आज भी धारा प्रवाह भोजपुरी तो नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि भोजपुरी बोली है, भाषा नहीं है। 50 कोस में बदले बानी, 50 कोस में बदले पानी वाली बात है कि गोरखपुर की अलग है, बनारस की अलग है, जौनपुर की अलग है, मिर्ज़ापुर की अलग है, आरा, पटना, सीवान, छपरा, सब जगह अलग है। लेकिन कम्युनिकेशन लोग बाग आपस में कर लेते हैं। तो वैसे ही कम्युनिकेशन अब मैं भी कर लेता हूँ। सर, मैं तो डेस्टिनी में बहुत मानती हूँ, है ना। तो ये भोजपुरी सिनेमा में आप गए, तो इसे आप पूरा डेस्टिनी मानेंगे कि आपका चॉइस नहीं है, बाय चांस ही ऐसा हुआ? मैं बिल्कुल, अगर देखिए, मैं ये कहूँगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मैंने चुनी थी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे चुना। मैं तो कोई सपने में भी मुझे नहीं मालूम था कि सुजीत कुमार जी ने बनारस में कभी भोजपुरी बनाई होगी, या पहली फिल्म राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाई होगी कि गंगा मैया तोहे चुनरी चढ़ई वो, पिहरी चढ़ई वो, उसमें कुमकुम जी ने काम किया होगा। मेरी तो ये इतिहास में जानकारी में ही नहीं था, क्योंकि हम तो भोपाल में पले बड़े हुए हैं, रंगमंच में काम कर रहे हैं। और यहाँ रंगमंच के जितने भी वरिष्ठ लोगों ने बताया, उन्होंने कहा खूब पढ़ो। तो हम तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, कालिदास, प्रेमचंद, ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी, ज़्यादा हुआ तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये पढ़ना है। हमको कहाँ पता कि हम जाके भिखारी ठाकुर जी को जाने, रामधारी सिंह दिनकर जी को, ये नहीं जानते थे कि ये बिहार के इतने बड़े कवि हैं। तो हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे चुना, और शायद कहीं ना कहीं कुछ कर्ज होगा पिछले जन्म का, जो इस जन्म में चुक रहा है। बिल्कुल। तो सर, जैसे हम रीजनल सिनेमा की बात करें, तो भोजपुरी सिनेमा एंड बाकी अदर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं, और कैसे भोजपुरी सिनेमा स्टैंड्स आउट? देखिए, भोजपुरी का एक थोड़ा सा सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही है कि भोजपुरी भाषी वही प्रदेश हैं जो हिंदी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, भोपाल में भी बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब तो चलिए पंजाबी, लेबर क्लास हर जगह। और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए 12 ऐसी कंट्री हैं जहां भोजपुरी बोली जाती है। अच्छा, कंट्रीज? जी, मालदीव सेकंड लैंग्वेज भोजपुरी, मॉरिशस सेकंड लैंग्वेज, नीदरलैंड थर्ड लैंग्वेज। हम लोगों का सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य ये रहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई रेगुलर सिनेमा नहीं बने। 2003 में जब ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म आई, वो 20 साल के अंतराल के बाद आई, 15 या 20 साल के। उसके बाद इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया। उसके बाद कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं बचा जिसने भोजपुरी में आके नहीं आजमाया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने भी भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस की और एक्टिंग की।
लेकिन इसका जो ये इतना ओपन नहीं है तो इसका कहीं ना कहीं क्या ये रीज़न है कि जो स्टीरियोटाइप्स भोजपुरी मूवी से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि उनमें सोशल मैसेजेस कम होते हैं या अलग तरह की लैंग्वेजेस होती हैं या गाने थोड़े से वल्गर होते हैं, या क्या ये एक है क्या उसके पीछे? देखिए, कोई भी चीज़ शुरुआती दौर की होती है तो वो बड़ी उच्छृंखल झरने जैसी होती है, उसको नहीं पता होता कहाँ बहना है। आज साउथ का सिनेमा भी इतना बड़ा हो गया है, किसी ज़माने में हम भी साउथ में सिर्फ सिल्क स्मिता और शकीला ही सुनते थे। हमें नहीं पता होता था कि शिवाजी गणेशन जी कौन है, एनटी रामचंद्रन कौन है, या जूनियर अभी जैसे जूनियर एनटीआर आए हैं उनके दादाजी ने क्या काम किया था या चीज़ें हमें नहीं पता था उन लोगों के बारे में। कमल हसन साहब, रजनीकांत जी, शिवाजी राव गायकवाड़, कोल्हापुर का आदमी रजनीकांत बन के साउथ में स्टार है। कुछ शुरुआत में हमसे भी गलतियां हुई, शायद वो हो सकता है कि वो लड़खड़ाहट या गिरने वाली स्थिति में रहा, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी संभल गई हैं। अगर मैं कहूँ कि 20 साल का युवा हो चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री, तो अब उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा और बुरा क्या है। अब सोशल मैसेज वाले अच्छे सिनेमा बन रहे हैं। जैसे मेरी एक फिल्म आई है मंडप, 1 लाइन कहानी है जो बांदा में एक इंसिडेंट हुआ था, उसको लेके बनाई गई कि एक हीरोइन, एक लड़की दुल्हन ने पूरी बारात को गांव वालों के साथ किडनैप कर लिया था क्योंकि दहेज मांग रहे थे, और उसने कहा लड़के के बाप को कि जाओ पहले पूरा पैसा लेके आओगे तब बारातियों को रिलीज करेंगे। तो अब धीरे धीरे सोच बदली है, सिनेमा बदल रहा है। हम लोग लंदन जाके शूट कर रहे हैं, थाईलैंड जाके शूट कर रहे हैं, दुबई जाके शूट कर रहे हैं। तो अब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। क्या होता है, शुरुआती आप ये कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि जाने अनजाने में एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कहीं कुछ गलतियां हो गई हों, तो उन गलतियों से सीख के अब आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन अब वही है कि दाग अच्छे लगते हैं, जो दाग लगे हैं वो तकलीफ दे रहा है। कोशिश ये कर रहे हैं कि उन दागों को इतना छोटा कर दें कि हम अपना अच्छा काम करके आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। तो सर, जैसे अभी एआई और मशीन लर्निंग का ज़माना है, तो क्या भोजपुरी में भी साइंस फिक्शन की मूवीज़ आने के चांसेस हैं? देखिए, निकट भविष्य में बहुत जल्दी आएंगी। अच्छा। अभी क्या है कि हम अपने दर्शक वर्ग को तैयार कर रहे हैं कि आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, आप थोड़ा सोशल सिनेमा ये देखने के लिए तैयार हो जाओ। शुरुआती दौर में जैसे ही इंडस्ट्री ने ग्रूम किया या ग्रो किया, एक्शन पैक्ड सिनेमा का दौर रहा। आपको भी याद होगा कि हम 70 या 80 के दशक में या उसके पहले डाकुओं का सिनेमा चलता था, फिर मारधाड़ चली खूब, मारधाड़ के बाद रोमांस आया, रोमांस के बाद पारिवारिक आया, परिवार के बाद अब हिंदी सिनेमा भी 100 साल के इतिहास में एक्सपेरिमेंट वाले जोन पे आ गया कि ड्रीम गर्ल 2 आती है, विक्की डोनर आती है, बधाई हो जैसा सिनेमा आता है, तो छिछोरे जैसा सिनेमा भी आता है, 3 इडियट भी आता है। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी भोजपुरी सिनेमा को लेके कुछ भी कहना, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अच्छे बदलाव आएंगे इन 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं डबिंग का भी एक रोल रहा है कि डबिंग उतनी नहीं हुई है दूसरे लैंग्वेजेस में, क्या एक ये मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हुई है। अब आप सोचिए ना कि साउथ की जितनी पिक्चरें हैं, चाहे चारों भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी में डब होके भोजपुरी चैनल्स पे चलती हैं। बताइए। जी। वो सारी डब होके वहीं चल रही है। मतलब मार्केट तो है, लोग बाग देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डब होके आ रही हैं और लोग देख रहे हैं। एक वक्त ये था, आप विश्वास मानिए कि भोजपुरी इतना अच्छा मजबूत हो गया था बिहार में कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों को सिनेमा नहीं मिलते थे रिलीज करने के लिए। सिंगल स्क्रीन सिनेमा का इतना बोलबाला था, 250 या 250 सिंगल स्क्रीन सिनेमा थे। कोरोना काल में कुछ टूटे, कुछ बंद हो गए, कुछ गोदाम बन गए। अब धीरे धीरे गर्दल 2 के बाद फिर से चीज़ें शुरू हुई हैं और फिर से चीज़ें आनी चालू हुई हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सिंगल स्क्रीन भी खुलेंगे, हम लोग थोड़ा मल्टीप्लेक्सेस में जाएंगे जहां प्रबुद्ध वर्ग अपने परिवार के साथ आके सिनेमा देखे। हो सकता है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा पे आदमी सहज महसूस ना करता हो तो वो मल्टीप्लेक्स में जाके देखे। तो धीरे धीरे अब चीज़ें थोड़ा सुधर रही हैं। सर, ये इंडस्ट्री में ज़रा भी ऐसा होता है कि थोड़ा फेमस हुए, थोड़े आप बड़े कलाकार हुए, तो
बॉलीवुड की तरफ जाने का एक वो रुख रहता है, तो वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो ऐसा ड्राइव करते हैं कि नहीं इधर जाना है? नहीं देखिए क्या होता है कि सबका फ्रेम तो बड़ा होता ही है ना, 100 साल फिल्म इंडस्ट्री को हो गए, बॉलीवुड को, तो कहीं ना कहीं चाहे चलिए मैं तो हिंदी प्रदेश से आता हूँ, लेकिन जो जहाँ से भी आता है वो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को देख के तो बड़ा हुआ है। राइट। तो फ्रेम तो हर आदमी अपना बड़ा करना चाहता है, लेकिन ये है कि आप सर आसमान को छुड़ा लीजिए लेकिन पैर तो ज़मीन पे रखिए। सर ये भी हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो है पॉलिटिक्स का माहौल यहाँ मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, और भोजपुरी सिनेमा से हमने देखा है कि कोई भी बड़े कलाकार होते हैं, हीरो खासकर ना, तो वो पॉलिटिक्स में जाना बहुत प्रेफर करते हैं। तो आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कभी? अभी तक तो नहीं आया। आएगा? अब कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं है। अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी मैं अपने सपनों के आसपास भी नहीं पहुंचा हूं, जो चीज़ें सोच के मैं चला था 2 दशक बम्बई में गुजारने के बाद। देखिए कलाकार को क्या होता है कि उसे उसका नाम ना बताना पड़े और उसे उसकी पहचान मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो पहचान और थोड़ी सुदृढ़ मजबूत हो जाए, तब देखेंगे आगे भविष्य में क्या है नहीं पता। अगर वही जो आपने एक बात कही थी डेस्टिनी, अगर होगा तो अभिनेता का अभी हट जाएगा, नेता रह जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये जैसे पॉलिटिक्स भी आपको कहीं ना कहीं एक फैक्टर लगता है क्या कि भोजपुरी को वो आगे बढ़ाने में दे आर नॉट प्लेइंग दैट इम्पोर्टेंट रोल? देखिए मैं किसी दूसरे पे दोषारोपण करने से अच्छा ये है कि मैं अपनी गलतियां खुद ही स्वीकार कर लूं। वो चाहते तो बहुत कुछ हो जाता, वो चाहते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कहने से बेहतर है कि हम अपनी स्थिति मजबूत और अच्छे से कर लें, ताकि आज जो भी है सांसद हमारे यहाँ के 3 हैं, मनोज जी है, रवि जी है, दिनेश भैया है, सब कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के कारण ही तो है, पहचान तो यहीं से दी। तो कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं कुछ मजबूरियां रही होंगी कि अभी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद हो सकता है भविष्य में आके उनके जहन में भी होगा कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो बेहतर है कि उस वक्त का इंतज़ार ना करके हम अपना काम तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते ही रहें, ताकि आज नहीं तो कल हमको भी वो एक प्रतिसाद मिली जाए। ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन राजनीतिक तौर पे तो नहीं किसी ने बुरा चाहा भोजपुरी इंडस्ट्री का। अगर हम संवैधानिक बात करें तो संवैधानिक देखिए बस वही है कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा आ जाए, बोली की जगह उसे भाषा की मान्यता मिल जाए, तो शायद कहीं ना कहीं एक बहुत हद तक बड़ी लड़ाई जीत जाएंगे। आज हम मिथिलांचल एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन उसकी एक फिल्म मेरे ही दोस्त हैं नीरज कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने अभी समानांतर फिल्म बनाई और उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो कहीं ना कहीं लगता तो है कि मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद कैसे है। लेकिन ठीक है, आज नहीं तो कल वो भी हो जाएगा निकट भविष्य में। कहीं ना कहीं हम 7 राज्यों में रिलीज होते हैं, बिल्कुल, तो आज नहीं तो कल उस ताकत को, उन चीज़ों को भी लोग पहचानेंगे। हो जाएगा शायद जब लिखा होगा डेस्टिनी में, तब वो हो जाएगा। सर OTT के बारे में क्या ख्याल है? अगर भोजपुरी सिनेमा OTT पे ज़्यादा चले तो ये इसको ज़्यादा लाइक पॉपुलैरिटी मिल पाएगी और यूथ तक भी पहुंच पाएगी, बिकॉज आजकल सिनेमा घर से ज़्यादा प्रेफरेंस OTT को कहीं नहीं, बिल्कुल मैं ये आपको बताऊं, आपकी भी नॉलेज में हो गई, नेटफ्लिक्स के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर यूपी और बिहार में तो यूथ तो देखता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि OTT वाला कल्चर नहीं है, या तो सिनेमा या यूट्यूब। आप यूट्यूब पे देख लेंगे फिल्मों के 300 मिलियन 400 मिलियन व्यू पड़े हुए हैं। गाने किसी भी हमारे यहाँ के स्टार का गाना आता है वो एक दिन में 5 मिलियन 10 मिलियन हो जाता है। तो ये ट्रेंड है हमारे यहाँ OTT किया था, अल्ट बालाजी ने किया था हीरो वर्दी वाला वेब सीरीज आई थी, उसमें मैं मेन विलन था, दिनेश भैया हीरो थे। लेकिन शायद कहीं ना कहीं लोगों में वो कल्चर नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, तो उस तरीके से लोगों ने देखा नहीं, या पता नहीं क्या उसका रिजल्ट रहा। पर मुझे लगता है कि अगर इसको ग्रेजुअली किया जाए तो ये भी एक अच्छा मंच हो सकता है, और लोगों को अगर इसका लगाया जाए चस्का तो लोगों को उसका प्रतिसाद तो मिलेगा। सर साथ ही आप हमें अपने अपकमिंग फिल्म्स के बारे में देखिए, अपकमिंग फिल्म तो मेरी अभी एक संघर्ष 2 आई है, जो केसरी लाल यादव जी हैं वो हीरो है। उनकी
और प्रोड्यूसर रत्नाकर जी हैं, डायरेक्टर पराग पाटिल, इन्हीं 3 लोगों ने इसका पहला एक पार्ट बनाया था संघर्ष, उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसी का सेकंड पार्ट आया। और अभी जैसे दिवाली के बाद यूपी बिहार में एक पर्व मनाया जाता है छठ, जो आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा पर्व होता है, उसी की एक फिल्म आ रही है छठ के भरतिया, जो शायद 9 नवंबर को रिलीज होगी। क्या कॉन्सेप्ट है सर इसका? ये थोड़ा जैसे मैंने कहा आस्था और विश्वास, तो छठ व्रत जो होता है, लोगों की छठ मैया पे बहुत आस्था है और लोगों को लगता है कि बहुत सारे उनके बिगड़े हुए काम छठ मैया मना देती हैं और वो निर्जला व्रत होता है 36 घंटे का। अच्छा, हाँ। तो सर आपकी आस्था और विश्वास कितना है? नहीं, मेरी बिल्कुल है। मैं देखिए, मैं बहुत आस्थावान हूँ, बट ये है कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मैं आस्थावान हूँ कि हाँ, मेरी आस्था, जो संस्कार पड़े हैं वो मज़ार के सामने से भी गुजरूंगा तो मुंडी झुक जाती है, चर्च के सामने से भी, गुरुद्वारे के सामने से भी। मेरा धर्म या मेरे संस्कार ये कहते हैं कि किसी का निरादर मत करो, जो अपनी जगह है, अगर वो कुछ कह रहा है तो वो उसकी मानसिकता, उसकी परवरिश, उसके संस्कार है। आप अपनी तरफ से किसी का अहित मत करो। तो सर यूपी बिहार में जनरली देखा जाता है कि ये विश्वास के नाम पे अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, अब मैं अगर यहाँ बैठ के किसी के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करूंगा तो 10 में से 2 लोगों के बारे में सही हो जाएगी और वो 2 लोग 10 लोगों को और पकड़ के ले आएंगे। मैं समझ गया आपका इशारा कहाँ है, तो मैं ही रातों रात फेमस हो जाऊंगा। लेकिन अब वो उनकी आस्था है और उनकी चीजें हैं, तो किसी को क्या कह सकते हैं। मेरी कृपा मेरे ऊपर जैसे बरस रही है मैं जानता हूँ। जी सर, हमारे जो यूथ है या जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप थिएटर के बारे में क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे और किस तरह से वो अपना इस फील्ड में जो है अपनी शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप रंगमंच में आ रहे हैं या आप किसी भी विधा में जा रहे हैं तो एक समय पूरा दें, और वो समय होता है कम से कम 5 साल। अच्छा, और वो किस एज से शुरू हो जाना चाहिए? ये आपके ऊपर है। मैंने अगर 11 साल की उम्र से रंगमंच शुरू किया तो वो शुरुआती शौक था कि स्कूल में फ़ोटो आ जाती थी तो स्कूल में थोड़ा सा भौकाल बन जाता था, टीचर्स अच्छे नंबर दे देते थे टेस्ट में। लेकिन अगर आपको लगता है तो ग्रेजुएशन करते करते आप वो 5 साल बिताइए। अभिनय हो, गायन हो, वादन हो, कोई सीमा या कोई समय नहीं है, आप कभी भी शुरू करिए, लेकिन कम से कम 5 साल दीजिए उस क्षेत्र को। 5 साल प्रोफेशनल रहेंगे? नहीं, ये अमेच्योर रहेंगे। ओके। 5 साल के बाद देखिए, आप युद्ध में उतरिए तो कम से कम ये हो कि आपके तरकश में तीर हो, आपके पास वो आत्मविश्वास हो कि आप जाके अपनी बात कह सको। सामने वाला ये बोले कि मुझे ये चाहिए तो आप अपने आप को बेच सको कि आपको अच्छा ये इमोशन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, सर मैं ये सुनाता हूँ, सर मैं ये सुनाता हूँ। अध कचरा ज्ञान लेके मत जाइए। बिल्कुल। तो प्रोफेशनल कोर्स कितना ज़रूरी है? अगर आपकी क्षमता है आप प्रोफेशनल कर सकते। देखिए, एंड ऑफ द डे है तो परफॉर्मिंग आर्ट। आप डिग्री ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आना तो आपको उसी समर भूमि में है जिसमें जिसने प्रोफेशनल नहीं किया है वो भी आपके बगल में बैठा है और आप भी यहाँ बैठे हैं। अमिताभ बच्चन जी कोई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान से पास नहीं है जी। और वो सुपरस्टार है, और जो शिक्षण संस्थान से पास आउट है वो कहाँ है। तो आपकी किस्मत और आपका कर्म, ये दोनों मायने रखते हैं। सर, आपने एक बार मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि कलाकार पानी की तरह होता है, तो ये तरलता जो है वो क्षेत्र विशेष है कि सर्वव्यापी होती है? सर्वव्यापी है। क्षेत्र विशेष क्यों होगा? देखिए, पानी ही होते हैं, हमको जिसमें मिला दे हम उसके जैसे हैं। हमको कहा जाए कि दही में मिल जाओ तो हम दही को पतला करके रायता फैला देते हैं। हम खाली बाउल हैं, आप जो रखना चाहे रख दीजिए। एक कलाकार जो होता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इच्छुक छात्र होता है, और उसका बस सबसे बढ़िया बात यह है कि उसका ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए और शांत दिमाग से होना चाहिए। आज की डेट में नई युवा पीढ़ी को बस एक मुझे तकलीफ है कि उन्हें 2 मिनट की मैगी खानी है, उन्हें जल्दी जल्दी रास्ता इख्तियार करके सुपरस्टार बनना है। तो आप जितना जल्दी खाएंगे मुंह जलेगा, उतना जल्दी आपका पेट भी हल्का हो जाएगा। आपका पेट तो भरेगा लेकिन अब वो क्षणिक होगा। खीर को ठंडा करके खाइए, जितना ठंडा करके खाएंगे उतना खीर का स्वाद मिलेगा और वो खीर उतने देर तक आपके पेट में पड़ी रहेगी, आप उतना लंबा सफर तय करेंगे।
कभी पड़ा रहता था ना ट्रकों के पीछे लिखा स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, तो वो वाली बात है। आराम से चलिए, लंबा चलिए, खरगोश मत बनिए, कछुआ बनिए, जीत आपकी है। पर सर आज की कंपटीशन भरी दुनिया में सब खरगोश नहीं बने यदि, तो ऐसा लगता है कि पीछे कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी, देखिए, पहले का दौर या अभी का दौर, कोई दौर नहीं बदलता। आपका संघर्ष करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर निष्ठा, समर्पण होगा। सर जो ये आपने जो हम तरलता वाली बात कर रहे थे, उस पर से मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि खास परफॉर्मिंग आर्ट्स में ख़ास तौर पर जो अभिनेता होता है, जो एक्टर्स जो होते हैं, तो उसमें क्या ऐसा होता है कि अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं तो आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं बिकॉज यू नो दैट एक्टिंग, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर अच्छा एक्टर बहुत अच्छा उद्घोषक हो, मंच संचालक हो, क्योंकि काम आपको अभिनय करना है। अभिनय करते वक्त आप एक चरित्र निभाते हैं और आप खुद भी होते हैं। तो एज ए एक्टर तो आपको पता होता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और एज ए कैरेक्टर आपको ये सामने वाले को आभास कराना होता है कि मुझे नहीं पता और मेरा संवाद आएगा और मुझे यहाँ जवाब देना है। लेकिन जब आप उद्घोषक होते हैं, उद्घोषक का एक अलग परिभाषा हो जाती है, मंच संचालन की एक अलग परिभाषा हो जाती है। आत्मविश्वास आपको ज़्यादा मिल जाता है कि हाँ, आपके अंदर की एक झिझक जो लोगों के सामने की होती है, शायद वो निकल जाता है। मैं एक इंस्टेंस देना चाहूँगी सर यहाँ पे। जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स में है ना, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों एक थॉट आता है हमेशा कि अगर कोई बहुत अच्छा एक्टर है तो वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकता है, बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एक्टिंग। ये आप कह सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अभिनेता जो होता है वो कहीं ना कहीं संवेदनाओं से घिरा होता है, और राजनीति में कहीं ना कहीं संवेदनाएं कम हो जाती हैं, यथार्थता ज़्यादा आ जाती है। ये कैसे कह सकते हैं आप? देखा है मैंने। देखिए, इस देश में कहीं ना कहीं आपने भी पढ़ा होगा, इमरजेंसी हुई है, 84 भी हुआ है, गैस कांड भी हुआ है हमारे भोपाल शहर में। तो जो सुनने को मिलता है ना इतिहास में, वो कहीं ना कहीं लगता है वो संवेदनाएं नहीं थी, यथार्थता था। एक कलाकार जब मानसिक तौर पे और संवेदनाओं के तौर पे क्षुब्ध होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बंद करके अकेले में बैठ के रो लेता है, और वो आंसू बहुत यथार्थ और सजीव होते हैं, घड़ियाली आंसू नहीं होते। कहीं ना कहीं आपको अपनी संवेदनाओं को मार के लोगों के सामने आना, वो शायद एक कठिन अभिनय होता है, जो शायद हर कोई ना कर पाए। सर बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। अब ये बता दीजिए कि समर्थ चतुर्वेदी को अगर वन वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या वो चीज़ होगी? बाप रे, आपने बहुत कठिन सवाल, में तो आज तक खुद ही नहीं सोच पाया इस सवाल का जवाब एक शब्द में। मस्त। मस्त। मस्त बोला। जी सर, हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा मस्त रहें, और मुझे भी आपसे बात करके बिल्कुल मस्त फीलिंग आ गया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो एंड जॉइनिंग मी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौभाग्यशाली हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और दिल से आभार, और आपके सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आने वाली है शायद दीपावली, नया साल दोनों आने वाला है, उसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और जो भी कार्य कर रहे हैं मन लगा के अच्छे से करें, बस मेरी यही प्रार्थना है। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू। सो गाइज, आप सुन रहे थे समर्थ चतुर्वेदी जी को, जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के बारे में हमें बताया और यूथ को करियर गाइडेंस दिया, और साथ ही हमने की कुछ चटपटी बातें पॉलिटिक्स की। सो फॉर मोर सच एपिसोड्स स्टे ट्यून टू द मधु चौधरी पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।